जय हिंद, जय जोहार साथियों। आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपनी व्यापम की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज का जो क्लास आज से जो इस क्लास स्टार्ट हुई है बेसिकली व्यापम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। मतलब कोई से भी वन डे एग्जाम के लिए बनाया गया है जिसमें कि आपका टिक लगाकर आप आंसर लगाते हैं, मतलब ए बी सी डी में ऑप्शन में चूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हॉस्टल वार्डन होने वाला है तो हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सत्र। तो सत्र को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और मेरे प्रिय साथियों, अभी आप नए नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर पहले से इस चैनल में है तो व्हाट्सएप में शेयर कर देवा। ठीक है, तो चलो अपना सत्र स्टार्ट करते हैं। और सत्र कैसे होगा समझिए, है ना। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, पहले समझ लेते हैं, पहले मैप बना लेते हैं। इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैप या एटलस होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि खाली आप क्लास कर लिए और आप जो है काम बन गया। मैप और एटलस इसलिए जरूरी है साथियों कि अगर आप स्टार्ट से ही अपना फाउंडेशन को बेहतर करेंगे, स्टार्ट से ही अपनी चीजों को बेहतर करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में परेशानी नहीं जाएगी। आप विजुअलाइज करके सारी चीजों को क्या कर लेंगे, सही आंसर लगा लेंगे, सारी चीजों को बेहतर तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी या कोई सा भी ज्योग्राफी बेस होता है, आधार होता है हमारे लिए सारे जीएस को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सारे डायमेंशन को, सारी चीजों को समझने के लिए हमारा आधार, हमारा बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसमान सिविल एकेडमी आपके साथ है और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होगी और सकारात्मकता कुछ इस प्रकार से है। लेखक कहता है कि समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आज 1 तारीख है और 1 तारीख को जो है हम ये सोचें कि हम पीछे ठीक से पढ़े हैं या नहीं पढ़े, या हमारा ये छूट गया है वो छूट गया है, इस प्रकार की भावनाएं आती है ना। तो ये सब सारी चीजों को हमें अभी दरकिनार करना है और पीछे देखने से तात्पर्य यह है कि जो गलती की है उसको एक्सेप्ट करके हम आगे की तैयारी को बेहतर करेंगे। महज 45 दिन बचे हुए, 44 दिन बचे हुए, 1 महीने मान लीजिए, तो उस 1 महीने के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को फटाफट कंप्लीट करेंगे। सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें डिटेलिंग्स भी रखी है मैंने और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन भी रखा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और कहता है लेखक कि जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। आपको हॉस्टल होटल बनना है ना, आपको व्यापम का एग्जाम निकालना है ना, आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है, तो आप जो है प्रॉपर कंसिस्टेंट देखें और ये सोचें कि मुझे एग्जाम निकालना है तो मुझे मेहनत करना होगा। ठीक है, चलो अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और एटलस रखना ना भूलें। अगर मैं सिलेबस की चर्चा करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिय साथियों, यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल से, जिसमें हम भारत की भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज उद्योग, छत्तीसगढ़ का भूगोल, सारी चीजें कवर करेंगे। भारत के भूगोल के साथ जो है हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को भी रिलेट करेंगे ताकि हम जो है आसानी से चीजों को समझ पाए और पढ़ पाए। उसके बाद भारतीय इतिहास स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा संविधान पढ़ लेंगे, अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे, विज्ञान पढ़ लेंगे, खेल, शिक्षा, योग, बाकी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो आखिर हम ये देखें कि व्यापम में जो क्राइटेरियाज होते हैं, व्यापम में का जो मतलब क्षेत्र है जहां से प्रश्न पूछा जाता है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं भूगोल से संबंधित या भारतीय भूगोल से संबंधित। आपके सामने में दिखाई दे रहा है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपको पूछेगा भारत का स्थिति एवं विस्तार, भारत का भौगोलिक संरचना, उसके बाद जो है भारत की भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, वनस्पति, ये सब चीज भौगोलिक आपका भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। आसान भाषा में समझे तो भारत में जितने भी उच्चावच है, जितनी भी नदी है, नाली है, तालाब है, उन सभी चीजों का अध्ययन करना। और इसी का ही छोटा भाई मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो आर्थिक भूगोल, मतलब हम नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें स्थित परियोजना को पढ़ेंगे तो दैट इज आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझना है कि कृषि, जैसे मृदा पढ़ेंगे यहाँ तो कृषि पढ़ेंगे। ठीक है, परिवहन पढ़ेंगे तो हम जैसे देखेंगे भूगर्भिक संरचना या भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार, तो इसमें जो है हम ठीक है भौगोलिक विभाजन देखेंगे तो हम परिवहन को देखेंगे कि कहाँ पर रोड पहुंच पा रही है, कहाँ पर वायु मार्ग है, कहाँ से जल मार्ग है, ये सब सारी चीजों को, परियोजना को पढ़ेंगे, उद्योग को पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत व्यापम का कोर सेगमेंट है, मैंने सारे चीजों को एनालाइज करके ये बनाया है।
ठीक है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना जैसे नगरीकरण है, उसके बाद जो है आपका जनजाति वितरण, जो कि हमारे भारत में कितने प्रकार की जनजातियां हैं और कौन कौन जनजाति किस किस राज्य में निवास करती हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इन सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की इंट्रोडक्टरी क्लास से, जो कि है भारत का सामान्य परिचय। मेरे प्यारे साथियों, भारत की अगर हम बात करें तो हम इसका बखान या उसकी मतलब तारीफ कर ही नहीं सकते, खत्म ही नहीं होगी, इतनी तारीफ है, समझ रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत जो है वो एक चतुष्कोणीय आकृति का, कैसी आकृति का, तो चतुष्कोणीय आकृति का देश है, जो कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। चतुष्कोणीय आकृति का देश एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बात को एकदम ध्यान से समझना, एटलस को रख लेना और सारी चीजों को याद करते जाना। बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, साथ ही साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। अब बात आती है कि भारत जो है आपका चतुष्कोणीय आकृति का देश है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब इससे समझ में आना चाहिए कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो भारत का क्षेत्रफल अगर हम बात करेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 3287263 स्क्वायर आपका किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा क्रम है, मतलब पूरे विश्व में जितने देश हैं उन देशों में से भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में कौन सा स्थान है, तो भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब इसकी बात आती है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तो यहाँ आपके सामने में दिख रहा है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद जो है आपका क्या है, भारत आता है। ठीक है, तो इसको भी याद करने का ट्रिक आप लोग को मैं ट्रिक के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ताकि आप ट्रिक के माध्यम से भी चीजों को याद कर लें और याद करके जो है भूले ना एग्जाम हॉल में इस ट्रिक का उपयोग करना। देखो ये एनसीईआरटी का डाटा है, किसका है, एनसीईआरटी का डाटा है। इसमें जो है चीन के स्थान में जो है चीन जो है वो तीसरे स्थान में है, लेकिन आप गूगल सर्च करोगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले आ जाएगा इसके। तो हम एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका, इसका कोड क्या याद रख सकते हैं, तो रुक चीन अब आ भारत। चीन बहुत पापी है ना, क्या है, कभी अरुणाचल प्रदेश में घुस जा रहा है, कभी लद्दाख में घुस जा रहा है, ये अपना अक्साई चीन वाला भाग हो गया, ये पीओके वाला भाग हो गया, है ना। यहाँ तक के तो कब्जा कर ही चुका है और पाकिस्तान से यहाँ पर क्या बना लिया है, तो रोड बना लिया है। कौन सा रोड बना लिया है, तो कौन सा रोड बना लिया है यहाँ, CPEC, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये पापी है, तो पापी होने के कारण क्या ले बता दिया मैंने, रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सॉरी आपका अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद 7वें नंबर में आपका भारत, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। लेकिन अभी अभी 2023 में UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारत की जनसंख्या आकलित की है 148.86 करोड़ लमसम, है ना। 148.86 करोड़ जनसंख्या इन्होंने जो है आकलित किया है कि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और विश्व में जो है वो कौन से स्थान में, पहला स्थान में चले गए, क्योंकि चीन की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, तो 148.57 जनसंख्या चीन की है और भारत की ज्यादा हो गई है, ऐसा यूएनडीपी ने बताया। लेकिन हम एग्जाम में क्या आंसर लेंगे, तो एग्जाम में लेंगे 2011 की जनगणना को, क्योंकि हर 10 साल में होती है जनगणना और 2021 में जनगणना अभी भी चल ही रही है। ठीक है, तो जब उसका रिपोर्ट आएगा तब देखेंगे, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में 7वां स्थान है किसका, भारत का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये भी हो सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान होगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर है। कौन सा नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से, तो सेकंड नंबर याद रखना है, सेकंड नंबर। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड, और आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा क्रम है, तो 7वां क्रम है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक सवाल और पूछता है, और दूसरा सवाल क्या पूछता है, आइए देखते हैं, ये सब मिटा दो।
ये सबका नोट्स बना लेना, बाकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न पूछेगा, मैंने क्या कहा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, लिख देता हूं यहां पर, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा है। ठीक है, दूसरा कैसे लिखेंगे, ये रा लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा। अब बात ये आती है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा। तो बताइए कि भारत अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में सातवां स्थान है तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पूरे विश्व का घेरता है? तो 2.42%। यहाँ पर लिखा है 2.42% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% क्या है आपका भारत का आपका क्षेत्रफल। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा नंबर है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। प्रश्न दोनों को पूछा हुआ है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न पूछने वाली चीजें हैं वो बताते जाऊंगा सामान्य जानकारी के रूप में, आपको पहले दिमाग में सारी चीजें बैठानी है। आगे बढ़े अगला। अब सामान्य जानकारी में ये देखेंगे कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देशों के साथ भारत के कुछ राज्यों की सीमा लगती है, तो वो लंबाई होगी टोटल, तो उस लंबाई को जानेंगे। देन उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो है वो किन किन देशों के साथ जो है अपनी सीमा बनाते हैं। तो साथियों अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत की दो प्रकार की सीमाओं का हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है? तो स्थलीय सीमा। अरे बाबू नाराज हो रही, ठीक है कोई बात नहीं। ये स्थलीय सीमा यहाँ तक की, यहाँ पर जो है भारत स्थल के द्वारा अपनी सीमा का साझा करता है। ठीक, ये ऐसे होगा, फिर यहाँ से हाँ नाराजगी भी दूर हो गई। ठीक है, तो ये आपका स्थलीय सीमा। तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। सिंपल याद रखना है, प्रश्नों को 25 बार पूछ चुका है व्यापम में, वनडे एग्जाम। फिर उसके बाद आती है जलीय सीमा। जलीय सीमा या तटीय सीमा रेखा जिसे कहा जाता है, जो कि आपका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अरब सागर और यहाँ इंडियन ओशन मतलब कि हिंद महासागर, तो इसके साथ सीमा बनाता है, समुद्र के साथ सीमा बनाता है। तटीय सीमा, जलीय सीमा या समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा अगर हम बात करें तो ओवरऑल है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। अब ये बात समझ में आती है कि ओवरऑल क्यों बोल रहा हूं, तो हमारे पास लक्षद्वीप भी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारी समुद्री सीमा है उसका 6100 किलोमीटर जो है वो मुख्य भूमि का क्या है आपका समुद्री भाग है। क्लियर? और तट एवं द्वीप समूह को मिलाकर 7516.6 किलोमीटर। ये तो समझ में आया, इतना याद कर लो पहले, फिर आगे मैं और डिटेल्स बताऊंगा कि कौन से राज्य किससे जुड़ते हैं। अब हम स्थलीय की बात कर रहे हैं, मतलब जो देश जो राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं तो उन्हें हमें याद रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? तो बांग्लादेश बनाता है। ठीक है, कितना है? 4096.7 किलोमीटर। जिसके साथ आपको कौन कौन से राज्य दिखाई दे रहे हैं एटलस में देखो फटाक से। ठीक है, नहीं तो वीडियो को जूम करके देखो, ये बार बार नाराज हो जाता है। क्या है आपका वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद क्या है तो असम है, मेघालय है, फिर उसके बाद आपका क्या है तो आपका त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 राज्य दिखाई देंगे आपको जो कि सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ नहीं जुड़ता है, इन राज्यों के सिवा अलग राज्य दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉपर क्या करोगे, मैपिंग करना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद सबसे छोटी अगर सीमा देखें तो वो किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान से यहाँ पर दिखेगा मात्र ये पाक ऑक्यूपाइड पीओके वाले पाक से जो पार्ट से जो है वो आपका साझा करता है कितना 106 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आप बाकी राज्य को देख सकते हैं। प्रॉपर आपको मैपिंग करना होगा। क्लियर है? मैपिंग करोगे ना, क्वेश्चन के माध्यम से भी बताऊंगा, लेकिन इसका आपको प्रॉपर मैपिंग करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर मैंने मैपिंग किया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो हमने जाना स्थलीय सीमा, जलीय सीमा और कौन सा देश सबसे ज्यादा जो है आपका लंबा बाउंड्री बनाता है। अभी देश की बात चल रही थी, अब राज्य की बात आती है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ी सीमा बनाता है किसी दूसरे पड़ोसी देश के साथ। समझ लो मेरी बात? ठीक, तो आइए देखो समझना है इसको।
मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको मिलेगा ये, हाँ, मान गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा बाघा बीच, सॉरी दीघा बीच, ठीक। दीघा बीच के पास से जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यहाँ से समुद्री सीमा चालू हो जाती है। यहाँ से जो आपका बांग्लादेश का साथ बॉर्डर है, किसका, तो कलकत्ता का, ये सबसे बड़ा बाउंड्री बनाता है। लोग अधिकतर दूसरा बना देते हैं, मतलब कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा बनाता है। ऐसा राज्य जो दूसरे देश के साथ सबसे बड़ा सीमा बनाता है वो कौन सा है, तो 2216.7 किलोमीटर पश्चिम बंगाल। क्या याद रखना है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बनाता है। इधर नहीं मार देना यहाँ का सोच के कि राजस्थान बनाता है ये वो करके, नहीं, राजस्थान बनाता है लेकिन कम है उससे, 1170 किलोमीटर है। और सबसे छोटा सीमा बनाता है भूटान के साथ असम, ठीक है। ये दोनों याद रखना है, बड़ा और छोटा। बाकी चीज भी याद रख सकते हो लेकिन बड़ा और छोटा नहीं भूलना, व्यापक सीधा सीधा आंसर लेता है। देन उसके बाद अगली बात यह हो जाती है कि भारत के ऐसे 16 राज्य हैं, 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। आओ काउंट कर लेते हैं इसको। देखो यहाँ से एक सीमा बनती है और यहाँ से एक बनती है, ठीक। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे सर 18 कैसे हो गया, 18, आप तो 16 लिखे हो। मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों क्या है, तो यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल 12 राज्य, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अन्य देशों के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ ना, नक्शा बनाएंगे और कौन कौन सा देश किसके किसके साथ सीमा, कौन कौन सा राज्य किस किस देशों के साथ अपनी सीमा का साझा कर रहा है, इसका मैप बना ही लीजिएगा। मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा और मैं इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ा रहा हूँ बेसिकली, लेकिन वो भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। वाला कहावत सुने के लिए सुने हो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिर पर पड़त निशान। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे सफल हो जाओगे। अब क्या कहानी आती है, अब हमारी जो देशों के साथ बाउंड्रीज है उसकी बात आती है कि कौन सा देश किसके साथ जो है कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, मतलब बाउंड्रीज के नाम, मतलब की सीमा रेखा के नाम। सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपका डूरंड रेखा। डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा का साझा करता है, ठीक है। पीओके के पास से 106 किलोमीटर का 1896 मतलब 1896 में सर मार्टिमर डूरंड, याद रखना, सर मार्टिमर डूरंड के द्वारा जो है आपका ये लाइन खींची गई थी 1896 में, दिखाया हुआ होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में, दोनों के बीच में जो है रेड क्लिफ लाइन है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को, और पश्चिमी पाकिस्तान, पाकिस्तान जो वर्तमान में है उसको कहा जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल के क्या हो गया, तो आपका बांग्लादेश हो गया जब बांग्लादेश का गठन हुआ। तो मेरे साथियों रेड क्लिफ लाइन याद रखना है आपको, 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हाँ, सिरिल रेडक्लिफ है ना, मार्टिमर डूरंड, सिरिल रेडक्लिफ, याद रखना। भारत और नेपाल के साथ काली नदी, यहाँ नेपाल के पास से एक काली नदी निकलती है जो कि उसका बाउंड्री निर्धारित करती है। पटकाई की पहाड़ी या अराकान योमा, अराकान योमा याद रखना, ठीक है। पटकाई की पहाड़ी के साथ साथ क्या याद रखोगे, अरे क्या है आपका, अराकान योमा, योमा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको म्यांमार, ये म्यांमार के साथ जो है अराकान योमा पर्वत से साझा करता है। भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में श्रीलंका के साथ पाक जलडोंगरू बंदी, यहाँ पर आपको दिख रहा है श्रीलंका, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी मिलेगी आपको, और इसी क्षेत्र को पाक जल डमरू बंदी या पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी रेड रेड लिखा है सब का सब व्यापम में पूछा गया है, ठीक है। इससे जो है अलग होता है कौन, तो आपका श्रीलंका। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा समुद्री देश, भारत का दूसरा समुद्री देश कौन सा है, इंडोनेशिया। यहाँ पर जो है आपको इंडोनेशिया मिलेगा, सॉरी यहाँ नीचे में मिलेगा इंडोनेशिया, जो कि आपका भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है। फिर उसके बाद मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा 1914 में चीन और भारत के बीच में खींची गई थी 1914 में। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत के ऐसे देश जो कि क्या है, जल और स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और तीसरा नंबर का म्यांमार है। म्यांमार के पास से भी एक जो है बाउंड्री आती है। कौन सी बाउंड्री आती है, तो आपका जली बाउंड्री, मतलब आपका कोस्टल रीजन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद अब भारत की बात आ रही है, तो भारत के जो सबसे उत्तरी भाग, मतलब हम एक नक्शा बना लेते हैं, ठीक। फटाफट जितनी चीजें बता रहा हूं उसको याद जरूर कर लेना, सारी चीजें याद करना
जरूरी है, और मैपिंग कर लोगे तो बता रहा हूँ कृपा हो जाएगी ईश्वर की। देखो प्यारे साथी, ये हो गया भारत, भारत के सबसे दक्षिणी भाग मुख्य भूमि का, ठीक है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर लक्षद्वीप, है ना। उसके बाद ये वाला भाग जो है भारत का सबसे पूर्वी भाग और भारत का सबसे पश्चिमी भाग, ये वाला। तो सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, भारत का सबसे उत्तरी भाग या सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, ऐसे नक्शा पढ़ते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो सबसे उत्तरी भाग है उसका नाम है इंदिरा कॉल, क्या नाम है, इंदिरा, इंदिरा कॉल, है ना, क्या नाम है, इंदिरा कॉल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इंदिरा पॉइंट लिखा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, यहाँ पर आपको इंदिरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर तमिलनाडु में केप केमोरिन, क्या मिलेगा, केप केमोरिन, ठीक। उसके बाद सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, तो इसको बोलते हैं की बी थू, ठीक है। और सबसे पश्चिमी भाग कौन सा, सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो इसको गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको जो है आपका सरक्रिक के नाम से भी जाना जाता है, सरक्रिक के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है, गौर माता भी कहा जाता है। तो ये हमारा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु है, ठीक है। मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप केमोरिन या तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में, यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में केप केमोरिन, क्लियर। और फिर उसके बाद सबसे सुदूर दक्षिण क्षेत्र बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फटाफट करना है सारी चीजें। बताया मैंने स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200, और आपका 7,516.6 किलोमीटर जो है वो क्या है, लंबाई है जलीय सीमा की, ठीक है, द्वीप समूह को मिला के। और टोटल बोलेंगे मतलब मेनलैंड का, तो आपका 6,100 किलोमीटर, क्लियर। अब तटों का नाम जान लेते हैं, जैसे कि गुजरात से लेकर दमन तक के को क्या कहा जाता है, कादियावाड़ लिखा है, उसको क्या लिख लेना, काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़। ठ ठ जो वाला होता है ना, ठ क्या होता है, ठ से जो भी होता होगा, थर्मस थर्मस होता है वो, ठ से होता है ठठेरा, ठीक है। तो वैसे ही दमन से गोवा तक के कोंकण तट कहा जाता है, गोवा से लेकर कर्नाटक तक को केंद्रा नहीं कन्नड़ तट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कर्नाटक से केरल वाले क्षेत्र को या तमिलनाडु के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट। और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश को कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र या उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है, क्लियर। आगे बढ़े, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैनल से प्रश्न पूछा जाता है। पहले तो ये जान लो कि चैनल क्या होता है। देखो साथियों, जब हम अक्षांशीय रेखा और देशांतरी रेखा पढ़ेंगे स्थितियों और विस्तार के बारे में, तो हम ये देखेंगे कि पृथ्वी में जो ऐसी लेटी लेटी लाइन रहती है उसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक के मिलने वाली रेखा को देशांतरी रेखा कहते हैं। तो ये रेखा के अनुसार जो है आपका अक्षांशीय रेखा जो है, उनके अनुसार ये दोनों के बीच का जो जो बीच का भाग आएगा उसको चैनल का नाम दे दिया जाता है, या उस अक्षांशीय रेखा के अंतर्गत जो भी स्थल आएगा उसको उस स्थान का क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है, बेसिकली समझना है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल, एटलस निकालो तुरंत दिखाई देगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य को क्या कहा जाता है, 9 डिग्री चैनल, मतलब कि यहाँ से 9 डिग्री का अक्षांश रेखा जो है आपका क्या है, गुजरता है, ठीक है, अक्षांश रेखा गुजरता है। 8 डिग्री चैनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मालदीव मिनिकॉय के मध्य। वैसे ही ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, ठीक है। वैसे ही पार्क स्ट्रीट कहा जाता है, पार्क स्ट्रीट कहा जाता है जिसे पार्क जलडमरू मध्य श्रीलंका के बीच में, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। माहिम क्रीक एक जो है पतली सी वितरिका है जो कि कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात में, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। नर्मदा ताप्ती का मुहाना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जहां से गिरती है ना, ऐसे मान के चलो एक नक्शा बनाते हैं, एकदम बेसिक से समझना। जहां से नर्मदा और यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से खंबात की खाड़ी। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप यहाँ पर है, ठीक है, लक्षद्वीप। और यहाँ पर मालाबार तट, जैसे बताया था केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालाबार सागर, ठीक है। मन्नार की खाड़ी बताया मैंने, मन्नार की खाड़ी जो है कहाँ है, तो आपका कोरोमंडल तट के पास, आपका तमिलनाडु के पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी तट में। कोको स्ट्रीट कहाँ है, तो कोको द्वीप जो है वो कहाँ है, उत्तरी अंडमान में।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर आपको मिलेगा कोको आइलैंड, ठीक है। दक्कन पास कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में। तो अगर आपने अंडमान का मैप निकाला होगा तो उसमें दिख जाएगा दक्कन पास आपको 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य में, मतलब ऊपर में आपको यहाँ पर दिखेगा अंडमान द्वीप समूह और यहाँ पर मिलेगा आपका निकोबार द्वीप समूह। इसके बीच से जो लाइन गई है उसको क्या कहते हैं, तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है, याद रहेगा। तो ये चैनल से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सॉरी आपका जीके है, वो मैं देते जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है क्या, अनक्लोज, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत ये होता है मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र ने एक नियम बनाया है सभी देशों के लिए जिसके पास समुद्री तट है, ठीक है। अब वो समुद्री तट के लिए क्या करता है कोई भी देश, तो 12 नॉटिकल मील तक के 12 नॉटिकल मील तक के का क्षेत्र, वहां पर सब काम कर सकता है, संपूर्ण अधिकार हो सकता है, वहां मछली पकड़ सकता है, कुछ भी वैज्ञानिक कार्य कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है, संपूर्ण अधिकार, जिसको टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और ये 12 नॉटिकल मील से आगे जाएंगे 24 नॉटिकल मील, तो इसको कहा जाता है कंटिजियस जोन या संलग्न क्षेत्र या अवच्छिन्न मंडल। इस क्षेत्र में वित्तीय अधिकार होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, वित्तीय अधिकार, टैक्स वसूल सकता है यहाँ पर जो है, कोई भी अगर दूसरे देश का आएगा जहाज तो यहाँ से जो है टैक्स वसूली करता है, ठीक है। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको कहते हैं, तो 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को, जहां पर वैज्ञानिक प्रक्षेपण कर सकता है, वैज्ञानिक कार्य कर सकता है, जहां पर जो है अंतरिक्ष का कार्य में जो रॉकेट्स वगैरह यूज करते हैं वो कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर किसी प्रकार के खनिज संसाधन मिले तो उस खनिज संसाधन का दोहन कर सकता है, साफ सफाई करा सकता है, ये अधिकार होते हैं। नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक कार्य कर सकता है। तो ये नियमावली है, उसके तहत समुद्र का उपयोग करेगा कोई सा भी देश, ठीक है। आगे बढ़े, अब जो है फटाफट प्रश्न करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, गोवा। गोवा के बाद क्या है, तो सिक्किम है, ठीक है, सबसे छोटा राज्य। अब जो है कहानी याद रखना है कि आपको सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, फिर उसके बाद कौन आता है, एमपी। ये याद होना चाहिए, कम से कम 3, और तीसरा जो है महाराष्ट्र होता है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, विश्व में भारत में कुल कितनी क्षेत्रफल है और इनमें कुल कितनी जनसंख्या रहती है, ठीक है। विश्व में भारत की कुल कितनी क्षेत्रफल है, अच्छा हाँ, वही प्रश्न जो तुम बताया, 2.42 और 17.5% जनसंख्या रहती है, आपको पूछा है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए प्रश्नों में से ही मैंने ला के सामने रखा है आपके सारे एनालिटिक्स, आपका एनालिसिस के बाद, ठीक है। भारत के किस केंद्र शासित क्षेत्र को क्षेत्रफल किस भारत के किस केंद्र शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका कौन सा है, तो लद्दाख। कौन है, लद्दाख जो है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, ठीक। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, बताओ। भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ प्रांत कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक समझने वाली चीजें और है। भारत जो है मुख्य रूप से उसके पास समुद्री सीमा भी है और जो है आपका स्थलीय सीमा भी है। तो भारत के ऐसे कुछ राज्य होंगे, 28 राज्यों में, जो लैंडलॉक्ड होंगे, मतलब कि क्या होंगे आपके, लैंडलॉक से तात्पर्य भू आवेष्टित, मतलब किसी और समुद्री सीमा के साथ अपने सीमा का साझा नहीं करते, और साथ ही साथ जो है आपका किसी देश के साथ भी सीमा का साझा नहीं करते। तो ऐसे देश, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला नंबर हरियाणा, दूसरा नंबर कौन है, मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर कौन है, तो आपका तेलंगाना, चौथा नंबर कौन सा है, छत्तीसगढ़, और पांचवा नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर यही कहीं पर होगा, हाँ झारखंड, ठीक है, पांचवा नंबर झारखंड। तो टोटल 5 राज्य हैं जो कि भू आवेष्टित राज्य। अब बात क्या पूछ रहे हैं आपस प्रश्न, कि भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा हुआ प्रांत कौन सा है, तो यूपी। काउंट करो फटाक से एटलस में देखो, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ घिरा हुआ है, प्रश्न व्यापम का ही है, उठा के सीधा लेकर आया हूं। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, तो देख सकते हो, गुजरात है क्या, महाराष्ट्र है क्या, हरियाणा है या उत्तर प्रदेश है। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र जुड़ता ही नहीं है, नक्शा दिमाग में बैठा होना चाहिए, इसीलिए बोल रहा था कि नक्शा पास में रखो, और पास में रख के अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो याद रखो, आप एक बार चेक कर लिया करो और रोक के फिर प्रश्न कर लेना, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगला, संघ शासित क्षेत्र प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के निम्न में से किन राज्यों के बीच में है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में क्या दिख रहे हैं आपको, आपका दादर और नागर हवेली, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, गुजरात और आपका महाराष्ट्र के बीच में। ऑप्शन हो गए यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक।
आगे बढ़े, चलो एकदम रैपिड फायर हो रहा है फटाफट। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ है पोर्ट ब्लेयर? तो उत्तरी अंडमान में है, दक्षिण अंडमान में है, मध्य अंडमान में है, छोटा अंडमान में है। तो आपका कहाँ है? दक्षिण या लोअर अंडमान में। यहाँ पर लोअर अंडमान दिखाई दे रहा है, पोर्ट ब्लेयर यही स्थित है, जो कि किसकी राजधानी है? तो आपकी राजधानी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, किसमें? तो आपका दक्षिण अंडमान। ठीक है, यहाँ आपको नॉर्थ अंडमान दिख रहा है, यहाँ मिडिल मिलेगा, यहाँ मिडिल लिख लेना। ठीक है, मिडिल अंडमान। उसके बाद जो है लोअर अंडमान है, लोअर अंडमान इसी को ही दक्षिण अंडमान कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण अंडमान कहा जाता है, इसी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। फिर लिटिल अंडमान यहाँ दिखेगा, कार निकोबार और आपका बोंगपा, उसके बाद ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का शहर। उसके बाद यह द्वीप निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? फटाक से यहाँ पर देखो, तुरंत मैप निकालो, त्रिपुरा तीन तरफ से, 1 2 3, त्रिपुरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपका त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। फटाफट देखो बेटा, कितना जरूरी है मैपिंग करना। बेस स्ट्रांग होगा तभी जाके क्या होगी, चीजें बेस्ट होंगी। तो थोड़ा समय जरूर लेना, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करना मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ है। तेलंगाना किसके साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता? तमिलनाडु है क्या, आंध्र प्रदेश है क्या, कर्नाटक है क्या, छत्तीसगढ़ है कि महाराष्ट्र है? तेलंगाना किसके साथ नहीं करता? महाराष्ट्र के साथ करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, आंध्र प्रदेश के साथ करता है, तमिलनाडु के साथ नहीं करता है। ठीक है, दिमाग तुरंत लगाना है, तुरंत ऐसे दिमाग आएगा और प्रश्न पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करता तेलंगाना। ठीक है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न से कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है। फटाफट करेंगे, एक भी बच्चा छूटा मतलब सुरक्षा चक्र टूटा, और याद भी करते जाना है तुरंत सेशन के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये पता होना चाहिए मेरे प्रिय साथियों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर, कितना? सॉरी, 3214 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक के अगर देखें, मैं सामने आ जा रहा हूँ क्या? ठीक, तो ये उत्तर और ये दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना सारा याद कर लिए, सोच लो। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई याद रखना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। इन दोनों को गुणा कर दो, भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा 3287,263। शुरुआत में ही बताया हूँ, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अगला है, पाक जलदम मध्य निम्नलिखित में किस स्थान में स्थित है? ठीक है, कुछ ज्यादा स्पीड बोल दे रहा हूँ क्या मैं? सिप हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पाक जलदो मगरूमत यहाँ पर मिलेगा, वो भी भारत और श्रीलंका के बीच में प्रश्न को पूछा गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। फटाफट बेटा याद रखना, एक एक चीज पढ़ना है। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से मिलती है? तो क्या आंसर लगाओगे? 9 9 9 9। ठीक है, 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्री सीमा का साझा करते हैं। गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, 4 कर्नाटक, 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा और 9 वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को नहीं भूलना। 9 राज्य ऐसे हैं जहां जो कि समुद्री सीमा का साझा करते हैं। किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा लंबी है? तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, याद रखना, गुजरात आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे छोटी किसकी है? तो गोवा की है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अगला, भारत एवं चीन देशों को विभक्त करने वाली रेखा कौन सी है? आंसर लगा लिए होंगे अभी तक के, मैकमोहन रेखा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली करता है। ठीक है, तो पंजाब करता है, सीधा सीधा पंजाब। ठीक है, पंजाब आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करता है? पंजाब करता है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताओ, स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई सिर्फ पूछा है, मुख्य भूमि की नहीं पूछा है। मुख्य भूमि की नहीं पूछा है और दोनों ऑप्शन रखा है। मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर, लेकिन दोनों ऑप्शन रखा है। आंसर क्या हो जाएगा? 7500, 16.5 या 6 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई वही आंसर होगा, 7516 किलोमीटर। ठीक है, आंसर यही लेना है। ठीक, आगे बढ़े, चलो। भारत की उच्च बेटा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। ये वाले का आंसर जो है व्यापक ने लिया था 6100 किलोमीटर। ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, ठीक, त्रुटि में थोड़ा सा सुधार, याद रखना, हो जाता है दिमाग ऊपर नीचे। तो ये आंसर लेना है इसका 6100 किलोमीटर, ये वाला आंसर नहीं लेना है ना। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को रखा है, क्षमा चाहूंगा। लेकिन द्वीपों सहित बोलेगा तो 7516.5 किलोमीटर लेना है आंसर। ठीक, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताया कितना है? 3214 किलोमीटर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? तो 7वां क्रम। स्टार्ट में ही बताया था
किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, तो सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है? तो गुजरात की। क्लियर। 22, भारत व चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में उत्तरी सीमा पर खींची गई है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसके उत्तर में ये सीमा खींची गई है? तो जम्मू कश्मीर है क्या? जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश है क्या? उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। हिमाचल प्रदेश है क्या? तो हिमाचल प्रदेश के तो पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश है क्या? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूरा घेराया हुआ है। उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है, तो अरुणाचल प्रदेश के एकदम ऊपर में, यहाँ दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। कच्छकरण काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो खंबात की खाड़ी। कच्छकरण का क्षेत्र कौन सा है? तो कच्छकरण के क्षेत्र वाला क्षेत्र जो है ये इस तरफ का क्षेत्र है। ठीक है, ये काठियावाड़ द्वीप से जो है अलग होता है। ठीक है, किससे? खंबात की खाड़ी से। खंबात की खाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न पूछा हुआ है, व्यापम का प्रश्न है। क्लियर। आगे बढ़े। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, आपको पता है लक्षद्वीप है यहाँ। खालिस्तान मूंगा द्वीपों से बना हुआ है, तो 36 टोटल ओवरऑल 36 मूंगा द्वीप स्थित है किसमें? तो लक्षद्वीप में। याद रखना 36 मूंगा द्वीपों से। प्रश्न व्यापम का है, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। किस देश की सीमा बिहार राज्य से नहीं जुड़ती? भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। इसको आपको आंसर देना है। ठीक है, जब मैपिंग करोगे तो आंसर दोगे ही। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। तो हमारा जो है यहाँ पर सत्र कंप्लीट होता है, और सत्र कंप्लीट होता है, आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर आता रहूंगा। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।